ओबेसिटी के बारे में। बहुत से लोग जब हम किसी कस्टमर को मिलते हैं, वो अगर वेट लॉस पूछने के लिए आ भी रहे हैं ना, तो ड्यूरिंग कंसल्टेशन उनका यही कहना रहता है कि मेरा वेट तो सही है, पर जो मेरा बेली फैट है ना, वो बढ़ा हुआ है, या पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो मुझे अच्छा नहीं दिखता है या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे वज़न नहीं कम करना है, मुझे बस पेट कम करना है। तो आपने भी शायद ज़रूर ऐसे लोगों को सुना होगा कि जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ़ मुझे पेट कम करना है और वज़न तो मेरा सही है, उसे कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम सेंट्रल ओबेसिटी या फिर एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं। और ये सिर्फ़ एक कॉस्मेटिक इश्यू नहीं है कि लाइक लोगों को लगता है कि अरे ये देखने में खराब लगता है, पेट निकल गया तो मेरा अपीयरेंस खराब हो रहा है या फिर मैं दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। ये लोगों का थॉट प्रोसेस हो सकता है कि ये सिर्फ़ दिखने में अच्छा नहीं है। बट ये सिर्फ़ कॉस्मेटिक इश्यू नहीं है, इससे आपको हेल्थ का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि डायबिटीज़, बीपी या फिर हार्ट प्रॉब्लम के चांस इससे बढ़ सकते हैं। तो अभी जो अपना सेकंड स्लाइड है, 1 मिनट। तो सेकंड स्लाइड है, व्हाट इज़ एब्डोमिनल ओबेसिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फैट आपके एब्स के एरिया में, मतलब जो आपके पेट के ऊपर आपको दिखता है, आपका बढ़ा हुआ पेट आपको दिखता है, तो ये बेसिकली आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है कि लीवर है या फिर स्टमक है, एब्डोमिनल कैविटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स है या फिर अपना यूटेरस है। इसके आजू-बाजू जो फैट जमा हुआ होता है, उसे हम विसरल फैट कहते हैं। और ये पर्टिकुलरली ये फैट क्या है, ये बहुत ही एक्टिव फैट होता है और ये ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे कि विसरल फैट एडिपोकाइन्स का एक केमिकल रिलीज करता है, जो बेसिकली आपके हार्मोन्स और आपके शुगर लेवल को डिस्टर्ब करता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव होता है विसरल फैट में, जो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है। तो हमें उसका ख़्याल रखना चाहिए। देन जो थर्ड है हमारा, वेस्टलाइन का लिमिट क्या होना चाहिए उसके बारे में है। अगर आप ये इमेज देख पा रहे हो तो इसमें क्लियरली लिखा है, आप अपने टेलर के पास वो मेजरमेंट टेप देखा होगा, उस मेजरमेंट टेप को आपको लेना है एंड आपका कमर का जो साइज़ है, जैसे ये नाभि के साइज़ में आपको चेक करना है। अगर आप जेंट्स हो तो आपका जो सेंटीमीटर में 94 सेंटीमीटर से अगर आपका ऊपर जा रहा है एब्स का साइज़, तो दैट मीन्स आप डेंजर कैटेगरी में हो। सिमिलरली वुमेन्स के लिए वो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके नीचे होना चाहिए। इसमें इंचेस में भी दिया है, ये आप ऐसे भी जान सकते हो, जैसे आप अभी जो भी पैंट का साइज़ पहन रहे हो, सपोज़ आपका पैंट का साइज़ 37 इंच से ज़्यादा है, तो आप वो डेंजर ज़ोन कैटेगरी में हो। और वुमेन्स के लिए अगर उनका जीन्स का साइज़ 2 सेंटीमीटर से, मतलब 32 इंच से ज़्यादा है, तो आपको उस पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो आप पहले तो समझते हैं, आज का जो टॉपिक था ना वो एब्डोमिनल ओबेसिटी था, और एब्डोमिनल ओबेसिटी के वजह से जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं उसके बारे में हमें जानना है। तो अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है आपके मेटाबॉलिज्म में ऐसे 5 रिस्क फैक्टर होते हैं, जो अगर एक साथ डिस्टर्ब हो चुके हैं ना, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। तो ये कौन से हैं और ये किस तरह से आपको अफ़ेक्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपका फर्स्ट है, जैसे इसमें लिखा है एब्डोमिनल ओबेसिटी। अगर आपका जो वेस्टलाइन है या फिर आपका जो टमी पे फैट दिख रहा है और वेस्टलाइन आपका जो रिकमेंडेड वेस्टलाइन से ज़्यादा है, तो दैट मीन्स आप में वो मेटाबॉलिक फैक्टर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, दैट इज़ एब्डोमिनल ओबेसिटी। ये फर्स्ट फैक्टर है, तो आप खुद नोटिस करो कि आपको ये हुआ है क्या? सेकंड है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 डिवाइडेड बाय 85, मतलब 130 85 के कैटेगरी से भी ज़्यादा है, आपका ब्लड प्रेशर इससे हमेशा ज़्यादा रहता है, तो ये सेकंड कैटेगरी है। इसमें भी आपका अगर बॉडी ये कैटेगरी में आता है, तो ये सेकंड फैक्टर हुआ। देन थर्ड है हमारा हाई ब्लड शुगर। अगर आपका फास्टिंग शुगर बहुत ज़्यादा हाई होता है या फिर आप बहुत ही ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपको, तो आपका थर्ड कैटेगरी भी अफेक्ट हो चुका है। देन फोर्थ है हमारा हाई ट्राइग्लिसराइड। अगर आप ब्लड टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ना, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड का जो फैक्टर है, अगर आपके हाई ट्राइग्लिसराइड आते हैं, तो आपके बॉडी में बैड फैट लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो ये फोर्थ फैक्टर हुआ। एंड द फिफ्थ फैक्टर इज़ लो एचडीएल।
मतलब जब आप लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करते हो, तो लिपिड प्रोफाइल में आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी लिख के आता है और गुड कोलेस्ट्रॉल भी लिख के आता है। जितना ज़्यादा हम फ़ोकस करते हैं कि हमें बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, उतना ही हमें फ़ोकस करना चाहिए कि हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल भी है। अगर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कम है ना, तो तो भी इवन दो आप कितना भी अच्छा डाइट कर लो, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में कम है, तो आगे जाके आपको हार्ट रिलेटेड डिसीज़ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी मतलब उसको कुछ इन्फेक्शन ना हो या फिर उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट को वो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। अगर वो कम क्वांटिटी में है तो आगे जाके हमें ऐसे सिम्पटम्स हो सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये 5 फैक्टर है। 5 में से अगर आपको 3 भी है, अगर आपको 3 फैक्टर भी है, तो दैट मीन्स आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कैटेगरी में आ रहे हो और आपको उस पे काम करना ज़रूरी है। अगर ये तीनों मिलके एक साथ आते हैं ना, तो आपको जो बॉडी बॉडी का जो मेटाबॉलिज़्म है वो स्लो हो जाता है और उस वजह से हमें डायबिटीज़ या फिर फैटी लिवर या फिर हार्ट के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें जो एब्डोमिनल ओबेसिटी अगर आपका कैटेगरी है, तो आपको ओवरऑल बॉडी का फैट लॉस करना ज़रूरी है। अब क्यों? क्योंकि जो क्या कहते हैं हम स्पॉट रिडक्शन कभी होता नहीं। आपने भी अगर कोई ऐसे कस्टमर्स देखे होंगे वो बोलते हैं कि सिर्फ़ मुझे पेट कम करना है, तो पेट सिर्फ़ पेट के एक्सरसाइज़ से कम नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमें कंसिडर करना ज़रूरी है। ओवरऑल जब आपका फैट लॉस होगा तब जाके आपका एब्स का जो फैट है या फिर आपका विसरल फैट है वो रिड्यूस होने वाला है। आपने कभी आपका जो बॉडी फैट एनालिसिस हम कराते हैं लोगों का, अगर आपने किया होगा तो उसमें विसरल फैट करके एक ऑप्शन आता है और उसका जो आइडियल होना चाहिए वो 2 टू 4% होता है। बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका विसरल फैट 12, 13, 15 ऐसे होता है और हम उनको वही समझाते हैं कि आपको इसको कम करना है। जब तक आप इसमें 2 टू 4% या बिलो 10% नहीं आते हो, तो आप जितना भी वेट लॉस करोगे और बीच में अगर छोड़ देते हो, तो अगेन चांसेस रहता है कि आपका बॉडी फैट वापस बढ़ सकता है। तो इसके लिए हमें ओवरऑल फैट लॉस पे काम करना है, ना कि हमें सिर्फ स्पॉट रिडक्शन पे ध्यान देना है क्योंकि स्पॉट रिडक्शन इज़ अ मिथ, वो कभी नहीं होता है। इसके लिए हमें ओवरऑल बॉडी के फैट लॉस पे काम करना है। अब इसके कॉजेज़ क्या है? क्यों होता है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम या फिर फैट हमारा एब्स पे क्यों जमा होता है? फर्स्ट रीज़न तो है जंक फूड या फिर शुगर का क्रेविंग और अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड अगर आपके खाने में है, तो आपको सेंट्रल ओबेसिटी या फिर आपका जो विसरल फैट है वो बढ़ सकता है। सेकंड है आपका फिज़िकल एक्टिविटी। अगर आप बहुत ही इनएक्टिव हो, जैसे ये पिक्चर में दिखाया है कि आप दिन भर ऑफ़िस में काम करते हो, आपका दिन भर ऑफ़िस में बैठे-बैठे जाता है, कोई भी तरह का फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, नॉट इवन वॉक, नॉट इवन जो 30 मिनट का एक्सरसाइज़ तो दूर की बात है। तो अगर ऐसा लाइफ़स्टाइल है तो डेफ़िनेटली आपको फैट परसेंटेज आपका बढ़ने वाला है और आगे जाके एब्डोमिनल ओबेसिटी होगा। थर्ड है स्ट्रेस और नींद की कमी। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही, आप साउंड स्लीप नहीं ले रहे हो ना, तो जो भी खाना आप खाते हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट फैट में कन्वर्ट होता है। क्यों? भले आप कितना भी अच्छा डाइट ले लो, पर अगर आपका नींद सही नहीं है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो जितना भी अच्छा डाइट ले लो आप, वो अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट होता है। तो हमें हमारा स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए सोचना चाहिए एंड स्लीप प्रॉपरली लेना चाहिए। देन हार्मोनल चेंजेस एंड जो स्पेशली अभी जो वुमेन्स का कैटेगरी होता है 35 टू 40, इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उस हार्मोनल चेंजेस के वजह से भी उनके बेली एरिया में फैट जमा होना स्टार्ट होता है और वो आगे जाके उनको ये सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स दे सकता है। तो उस पे भी हमें ध्यान देना है। देन आपका अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, जेनेटिकली आपको ट्रांसफ़र हुआ है मम्मी-पापा से या फिर पूरे मतलब उनके भी मम्मी-पापा से उनको मिला, फिर उनसे हमें मिल रहा है। तो आपने अगर ऐसे अगर जेनेटिकली हमें वो पास हो रहा है, तो लेकिन अगर आपका लाइफ़स्टाइल सही है, तो इवन दो ये जेनेटिकली पास हो रहा है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमें हमारा लाइफ़स्टाइल सही रखना ज़रूरी है। देन इसके प्रिवेंशन क्या है? अ, ये इसको फिक्स कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। पहले तो आपको आपका डाइट सही रखना है।
एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट नहीं करना है। जो होता है ना कि वेट लॉस करना है तो पूरा डाइट पे आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें अपने डाइट से निकाल देते हैं। तो हमें एक्सट्रीम डाइट नहीं करना है। हमें बैलेंस डाइट पे फोकस करना है। अगर आपने लास्ट वीक का हमारा हेल्थ टॉक सुना होगा तो उसमें हमने बैलेंस डाइट के बारे में बात किया था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड फाइबर एंड प्रोबायोटिक, इसका इम्पोर्टेंस हमने लास्ट वीक में समझाया था। हमें जो कैलोरी एडजस्टमेंट करना है उसमें स्मॉल कैलोरी एडजस्टमेंट करना है, ताकि हम कैलोरी डेफिसिट पे ना जाए। जितना ज़्यादा हम अगर एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट पे जाएँगे तो कुछ बेनिफिट की जगह पे कुछ हमें नुकसान हो सकता है, तो वो करना है। देन फाइबर एंड हेल्दी फैट्स आपको आपके खाने में ज़रूर इंक्लूड करना है। एडिक्वेट मात्रा में हमें प्रोटीन इंक्लूड करना है और हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन, अगर आप 6 दिन का वर्कआउट कर रहे हो, तो 3 दिन मिनिमम आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। 30 मिनट का एवरीडे एक्टिविटी तो होना चाहिए। आप भले उसमें वॉक कर लो, आप घर में होम वर्कआउट कर लो या फिर आप जिम में जाओ, कुछ भी करो बट लेकिन 30 मिनट का आपका एक अच्छा एक्टिविटी होना चाहिए जिसमें आपका बॉडी कंप्लीटली यूज़ हो रहा है और वो आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज़ उसको दे रहे हो। देन उसमें मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन आप डंबल्स के साथ वर्कआउट करो। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो आप पानी का बॉटल, जिसमें 1 लीटर का पानी का बॉटल पानी भर के अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक वेट की तरह काम करता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ मस्ट एंड जो आप बैलेंस डाइट लेते हो उसको प्रॉपरली लेना है एंड जो स्लीप एंड स्ट्रेस का जो फैक्टर मैंने बताया था आपको, प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद कंप्लीट करनी है एंड स्ट्रेस रिलीज़ के लिए आप मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग या फिर योगा कर सकते हो। ठीक है? तो ये तो हुआ कि हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जो लास्ट में है कि न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करता है हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंट्रोल करने के लिए। एक 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 ही मिनट मेरा एक एक जस्ट मस्ट है हमारा हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन, जिसमें लिखा गया था, क्योंकि आप जो डाइट लेते हो अगर वो डाइट से प्रॉपर सप्लीमेंट नहीं हो रहा है आपको, या फिर आपका जो बैलेंस डाइट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हमारे सप्लीमेंट का रोल आता है। जहाँ पे आप हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट का शेक ले सकते हो हर्बल लाइफ का, जो आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करता है। अगर आप हर्बल लाइफ का शेक देखते हो तो जैसे इसमें सिर्फ मैंने फ़ॉर्मूला 1 मेंशन किया है, बट जो कॉम्बिनेशन में शेक बनता है फ़ॉर्मूला 1, प्रोटीन एंड शेकमेट, अगर आप दूध के साथ लेते हो तो शेकमेट नहीं, दूध के साथ, तो एक टोटल बैलेंस मील रहता है जिसमें आपको ऑलमोस्ट 24.75 ग्राम प्रोटीन मिलता है। बाकी के जितने भी हमारी डेली न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो उससे कंप्लीट हो जाती है एंड एक बैलेंस डाइट आपको मिलता है। देन फ्रेश जो है वो आपको आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी एनर्जी को इम्प्रूव करता है एंड ये मल्टीविटामिन अगेन वही सेम काम करता है कि जो आपकी एनर्जी को इम्प्रूव करेगा। आपको ऑलमोस्ट 22 एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स वहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो आपको जो एडिशनल क्रेविंग्स होती है ना खाना खाने की, या फिर शुगरी फूड खाने की आपको क्रेविंग्स होती है, इससे ये कंट्रोल में आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका डाइट सही हो। इफ अगर आप मतलब इस कम्युनिटी का पार्ट हो तो डेफिनिटली आप प्रोडक्ट पे हो। बट आपके जो सर्कल है जिसमें आप देखते हो कि बहुत सारे लोग मोटे होते हैं, उनका पेट निकला होता है, उससे उनको कुछ ना कुछ हेल्थ चैलेंजेस होता है। उनको भी पता है, उनको हाई बीपी है या फिर उनको डायबिटीज़ है और उनको मतलब ऐसे स्लीप डिस्टर्बेंस है। तो ये सब सिम्पटम्स पता रहते हैं, बट उस पे करना क्या है ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। तो ऐसे केस में आप उनको गाइड कर सकते हो, बता सकते हो कि अगर ये लाइफ़स्टाइल आप फ़ॉलो करोगे और जहाँ पे आप न्यूट्रिशन का सपोर्ट लेते हो तो डेफ़िनेटली आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। हम इस कम्युनिटी का पार्ट, मैं खुद 5 साल से इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ। तो आई नो कि हाउ ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से लोगों को उसके रिज़ल्ट मिले हैं। आपको ऐसे बहुत से स्टोरीज़ मिल जाएँगे जहाँ पे लोग एकदम उनका विज़ुअल फैट बढ़ा हुआ था, वो जो रिड्यूस हुआ है। अब वो एक बेहतर फ़ील करते हैं, या फिर जिनका बीपी का टैबलेट चल रहा था वो रिड्यूस हुआ है। तो ऐसे पॉसिबल है जब आप आपके कोच के संपर्क में रहते हो और एक प्रॉपर डाइट फ़ॉलो करते हो, वर्कआउट रूटीन फ़ॉलो करते हो, आपका लाइफ़स्टाइल सही करते हो, तो एब्डोमिनल ओबेसिटी रिड्यूस हो सकता है। ऐसे नहीं कि वो हो गया है तो वो रिवर्स नहीं होगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी अगर हो चुके हैं तो वो भी रिवर्स हो सकते हैं। बस आपको उस पे काम करना ज़रूरी है। तो फाइनली
बेली फैट जो है वो कॉस्मेटिक इश्यू नहीं है, बस लोगों को उसको अपीयरेंस में कम दिखता है, ये सोच के हमें नहीं चलना है। हमें इंटरनल हेल्थ, अगर आप बेली फैट है ना, वो इंटरनल हेल्थ डिस्टर्ब है, इसका एक वार्निंग साइन है। तो मतलब आप ऑलरेडी एक बॉम्बशेल पे बैठे हो, वो जो कभी भी फट सकता है, तो उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। और अगर एब्डोमिनल ओबेसिटी है, तो डेफ़िनेटली उस पे काम करना चाहिए। तो ये आज का टॉपिक स्मॉल था कि क्या है एब्डोमिनल ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होते हैं? क्योंकि पता रहता है लोगों को बीपी, डायबिटीज़, शुगर ये सब है, पता है। पर इससे क्या हो सकता है ये इसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। इसी के लिए आज ये छोटा-सा टॉपिक कवर किया है। आई होप आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मैं दे पाई। एंड अगर आपके इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन्स रहेंगे तो आप डेफ़िनेटली पूछ सकते हो। थैंक यू।